मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए आइए ना। जी बोलिए। तुम्हारे पापा यहाँ हैं? वो यहाँ पे क्यों आएंगे? कल रात से वो अपने घर नहीं लौटे। तो हमें क्या पता उनकी आत्मा कहाँ भटक रही है। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल तुम्हारा कांटेक्ट नहीं किया? हमारा कांटेक्ट उनके साथ उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने हमें उनके घर से निकाल दिया था। घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? मौसी सत्संग में है, मौसा अपने दफ्तर गए हैं और अमर गराज में। सर मैंने सबकी एलआईआर चेक की। भारती, उसके मौसा, मौसी और अमर कल से यहीं थे। ये भारती का हस्बैंड कौन से गैरेज में काम करता है? यही पास में सर। भारती से उसकी मुलाकात वाकई इसी शहर में हुई थी या कुछ पुराना याराना है? सर पूछताछ से तो यही सामने आया कि भारती के यहाँ आने के बाद दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी। हमें इनके रिश्तों को क्रॉस चेक करना होगा अरविंद, क्योंकि जब तक भारती को प्रेग्नेंट करने वाला और उसका अबॉर्शन करवाने वाला नहीं मिल जाता तब तक ना ही माधवी की हत्या का केस सॉल्व होगा और ना ही सारथी के गायब होने की वजह मिलेगी। ये माधवी की लैंडलाइन की डिटेल्स का क्या हुआ? आज आ जाएगी सर। तुम भारती के पिता के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते? देखिए, ना ही हम उनसे कभी मिले हैं और ना ही कभी मिलना चाहते हैं, ताकि उन्हें भारती को घर से बेइज्जत करके निकाल दिए थे। भारती के अतीत के बारे में क्या जानते हो? सर देखिए, हम भारती का वर्तमान और हमको उसके अतीत से कोई मतलब नहीं। भारती के पहले बॉयफ्रेंड के बारे में तो जानते होंगे, और उसके अबॉर्शन के बारे में? भारती हमको सब कुछ बता दी थी और हम उससे बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ जानने के बाद ही हम उससे शादी की। जब सब कुछ जानते हो तो भारती के बॉयफ्रेंड का नाम भी जानते होगे? नहीं, हम नहीं जानते। क्यों, भारती ने कभी बताया नहीं? सर देखिए, वो भारती की जिंदगी का काला अतीत है और कभी हमारे साथ उसका सामना हो जाए ना तो हम उसका वहीं खून कर देंगे। सर इसीलिए वो हमको कभी उसका नाम नहीं बताया। सच्चाई जब सामने नहीं आ पाती है तो वो रहस्य बन जाती है, और रहस्यों को लगातार जानने की कोशिश कभी कभी कई भ्रांतियां भी पैदा कर देती है। भारती को गर्भवती बनाने वाला शख्स कौन था? क्या वो भारती को धोखा देने वाला कोई प्रेमी था या फिर कोई अपराधी जिसने भारती के साथ बलात्कार किया था? इस बात को लेकर पुलिस के मन में फिलहाल कई सवाल थे, लेकिन उस शख्स का खुलासा होना इस केस की एक अहम कड़ी था, जिसका पता लगाने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई थी, और ना ही ये पता लग पाया था कि माधवी की हत्या के बाद उसके पति सारथी के साथ क्या हुआ था। हेलो सर, हमने सारथी के दफ्तर और उसके आसपास के सभी मोहल्ले में पूछताछ की, लेकिन सारथी के गायब होने का कोई क्लू हाथ नहीं लग रहा है। ओके। मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। क्या हुआ, थके थके से लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बोलो, कुछ चाहिए? वो रोज रोज एक ही टाइप का खाना अच्छा नहीं लगता ना। तो टेस्ट बदल देते हैं। आप खाना बना रहे हैं? अरे हाँ, तू सत्संग गई थी, वो भारती अमर के साथ उनके कमरे में है। अब क्या है, नई नई शादी हुई है उनकी, तो सोचा उन्हें क्यों डिस्टर्ब करे। आपको हो क्या गया है आजकल? तू ये सब छोड़ दे, जा हाथ मुंह धो के आना, 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा।
भी थोड़ा खा लो ना। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है। अरे हम तुमको खुद खिलाते हैं अपने हाथों से। अरे नहीं नहीं थोड़ा सा खा लो। अमर, हम और कुछ खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। ये लो। हमें नहीं चाहिए, आप खाइए, आप खाइए, खाओ ना। अमर, अब हम अपने छोटे भाई देव को भी यहाँ पे बुला ले। नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले दुबई वाला जो जॉब है वो कंफर्म हो जाए, फिर बुला लेना, ठीक है? आप खा लो। चौबीस घंटे हो गए, पापा अभी तक घर नहीं आए और आप उन्हें ढूंढ भी नहीं रहे। तुम अगर हमारी मदद कर सको तो हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। कैसी मदद? अच्छे से सोच के बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ जा सकते हैं? आप ये सवाल हमसे कितनी बार पूछेंगे? हमने आपसे कहा ना, वो हम पे गुस्से में चिल्लाए और घर से निकल गए, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ भी पता चलेगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। आप सब पुलिस वाले ऐसे ही बोलते हैं। चल। हम इस देव को और नहीं झेल सकते। अगर इतना सब कुछ करना ही है तो खुद के बच्चे के लिए करो ना, किसी और के बच्चे के लिए क्यों? देखो, हमने जो भी डिसाइड किया था वो करने का टाइम आ गया है। अब बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी ने अपनी बीवी की हत्या की हो और बार बार हमारे शक करने की वजह से भाग गया? अरविंद, ऐसा भी तो हो सकता है कि किलर सारथी को गायब करके हमें गुमराह करना चाहता हो, और ये भारती के बॉयफ्रेंड का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसका मिलना बेहद जरूरी है। सर, ये माधवी के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल्स। माधवी के घर के लैंडलाइन से भारती के मौसा के घर लैंडलाइन पर भी फोन होता था और मौसा के मोबाइल पर भी, लेकिन मौसा के सिर्फ मोबाइल से माधवी के घर फोन होता था, लैंडलाइन से कभी नहीं। और भारती का यह कहना है कि वो अपने माँ या बाप किसी के कांटेक्ट में नहीं है। तो फिर ये मौसा फोन क्यों करता था और किससे बात करता था? भारती की माँ माधवी से या सारथी से? और सर ये सारे फोन कॉल्स तब तक हुए हैं जब तक माधवी जिंदा थी। इन फोन कॉल्स का कनेक्शन माधवी की हत्या से जुड़ा हुआ है और शायद सारथी के अचानक गायब होने से भी। क्या मौसा और सारथी में कोई कनेक्शन था या मौसा और माधवी में? और भारती का अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना बताना, ये क्या कनेक्शन? हमें आपसे पूछताछ करनी है। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, अब आप इनसे क्या जानना चाहते हैं? वही राज जो आप हमसे छिपा रही हैं। भारती के यहां आने के बाद आप उसके घर पे फोन करते थे, किससे बात करते थे? मौसा जी, अब आप सारे राज खोल ही दीजिए। जी, वो हम भारती की माँ से बात करते थे। किस सिलसिले में? देखिए, हम तो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आमदनी कम है हमारी। तो जब से भारती यहाँ रहने के लिए आई है तो उसका कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सारा बोझ जो है हम पे भारी पड़ रहा था। इसलिए हम कभी कभार भारती की माँ से पैसे उधार लिया करते थे। भारती की माँ वैसे दिल की बड़ी अच्छी थी, वो अपनी मर्जी से जितना पैसा देती थी उतना हम ले लेते थे। हमने पैसों के लिए कभी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला, ना तो कभी उसे ब्लैकमेल किया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे मौसा जी, इन्होंने तो हमें बेटी की तरह माना है, ये ब्लैकमेल क्यों करेंगे? हाँ हाँ, और माधवी जो हमें पैसे देती थी उसके बारे में सारथी को पता नहीं था। मतलब माधवी ने हमसे कहा था कि जो पैसे वो हमें दे रही है उसके बारे में सारथी को कभी पता ना चले। अरविंद, हमारे बिना पूछे ही मौसा ने यह साफ करने की कोशिश की कि वो माधवी को ब्लैकमेल नहीं करता था। और सर इनडायरेक्टली उसने ये बताने की भी कोशिश की कि अगर सारथी को पता चल जाता कि माधवी भारती के खर्चे के लिए पैसे देती थी तो वो माधवी से झगड़ता, शायद मार भी देता। भारती भी बढ़ चढ़ के अपने मौसा को सपोर्ट कर रही थी, जैसे मौसा भतीजी मिलके कोई खिचड़ी पका रहे हैं। काजल के पास चलो, देखते हैं वो इन फोन कॉल्स के बारे में क्या जानती है। हमें भूख लगी थी, बेल ऊपर रखी थी, लेकिन हमें जेल नहीं जाना। बेटा, तुम्हें कोई जेल नहीं लेके जाएगा।
तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी काजल दीदी कहाँ है? काजल अपना सामान गहने पैसे सब लेकर भागी है। पता करो कहाँ गई है और किसके साथ। सर दीदी की दीदी फोन पे बस स्टॉप आने के लिए बोल रही थी। हम तुम्हें बस अड्डे पर मिलते हैं, तुम टिकट लेके रेडी रहना। बेटा काजल दीदी ने किसको फोन किया था? वो तो हमें नहीं पता। बेटा घर पे मौसा जी का फोन आता था? हाँ आता था। और कौन उनसे बात करता था, माँ या पिताजी? माँ। मौसा जी पापा घर पे नहीं है, माँ है। माँ मौसा जी का फोन है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ पर किसी को बोलना नहीं, जाओ जाओ। हेलो। उस दिन के बाद माँ हमें कभी फोन उठाने नहीं देती थी। बेटा तुम्हारे मौसा जी तुम्हारी माँ से मिलने भी आते थे? हाँ आते थे, और माँ भी उनसे मिलने जाती थी। देव बेटा किसी को बोलना नहीं कि हम तुम्हारे मौसा जी से मिलने आए थे, ठीक है? ठीक है माँ। भारती कैसी है? ठीक है। इतने से पैसे में तेरी बेटी को पालें? जितने मांगे थे उतने पूरे चाहिए, वरना आज क्या तेरी बेटी को घर से बाहर कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, अगले हफ्ते हम ज्यादा पैसे देंगे। बेटा जब अगली बार माँ मिली तो मौसा ने क्या बोला? उसके बाद माँ हमें अपने साथ कभी लेके नहीं गई। दीदी कहाँ भाग रही थी? हम क्यों भागेंगे, हम तो अपने दोस्त से मिलने गए थे। घर से सारे गहने और पैसे लेकर दोस्त से मिलने गई थी? कहीं अपनी माँ की तरह तूने अपने बाप को भी तो नहीं मार डाला? हमने किसी को नहीं मारा, हम तंग आ गए थे इस जिंदगी से, इसलिए घर छोड़ के जा रहे थे हमेशा हमेशा के लिए। कौन है वो लड़का? उदय नाम है हमारा, और हम काजल से प्यार करते हैं। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने भारती को भी अपने प्यार की जाल में फंसाया था? उदय सिर्फ हमारा है, भारती को तो वो जानता तक नहीं। हम सच कह रहे हैं साहब, भारती का हमने सिर्फ नाम सुना है, हम उससे कभी मिले नहीं। आप प्लीज भारती का नाम उदय के साथ मत जोड़ो। भारती किसी और ही लड़के के चक्कर में थी, और उदय हमारी लाइफ में हमारा रिश्ता टूटने के बाद आया। हाँ साहब, काजल और हम कुछ दिन पहले ही मिले थे, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुमने अपने माँ बाप को इस लड़के के बारे में बताया था? नहीं, और हम उन्हें बताते भी नहीं। हमने तो उदय के साथ पहले ही भागने का प्लान कर लिया था, वो तो हमारी माँ को किसी ने मार दिया। और अगर उस वक्त हम भागते तो आपको यही लगता कि हमने उस औरत का खून किया। वो औरत तुम्हारी माँ थी, उसके लिए तुम्हारे दिल में इज्जत हमें पहले भी नजर नहीं आई, लेकिन अब ये ऐसी भाषा सुन के साफ हो गया। बोल, क्या नफरत पाल रखी थी तूने अपनी माँ के लिए? वो हमारी माँ नहीं थी, वो सिर्फ भारती की माँ थी। उस विधवा औरत ने हमारे पापा को फंसाकर उनसे शादी की। हाँ, हमने जन्म उनके पेट से लिया था, लेकिन वो सौतेली थी। और अगर वो हमें अपनी बेटी मानती तो उस बच्चलन भारती के लिए हमारी शादी के गहने नहीं बेचती। जब हमने इस बारे में पापा को बताया तो उसने खुद कबूला कि वो हमारे गहने बेचकर भारती के पास पैसे भिजवा रही थी। फिर इन दोनों के बीच में मारपीट हुई? उस वक्त पापा ने हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, और थोड़ी देर बाद हमने सुना कि वो औरत अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा हमारे पापा पर ही चिल्ला रही थी। तेरा बाप उस बेचारी पर जुल्म करता था, और तू खुद एक लड़की होने के बावजूद ये सब देखकर मजे लेती थी। माना भारती तेरी सौतेली थी, लेकिन तेरी माँ ने तो तुझे खुद अपनी कोख से जना था। शर्म आनी चाहिए तुझ जैसी बेटी को। सिर्फ तेरा बाप ही नहीं, तू भी माधवी की दुश्मन है। तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा है। नहीं, ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो अब तक हमसे ये सब छुपाया क्यों? सर, हम डर गए थे। अगर हम आपको ये सब पहले बता देते तो आपको लगता कि हमने ही नफरत में आके उस औरत का खून किया है। तूने नहीं तो तेरे बाप ने उसे मारा होगा। नहीं सर, मर्डर होने से पहले हम उसे सही सलामत छोड़ के गए थे मेला घूमने के लिए, और जब वापस आए तो वो मरी पड़ी थी। और मेले में पूरे टाइम पापा हमारे साथ ही थे। आप चाहो तो देव को पूछ लो, हम झूठ नहीं बोल रहे।
सच को छिपाने वालों के झूठ जब सामने आते हैं तो उनकी भूमिका पर सवालिया निशान खड़े हो जाना स्वाभाविक है। यह तो साफ था कि भारती को घर से निकाल देना एक बाप के सौतेले रवैये का ही नतीजा था और अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती की खिलाफत करके माधवी भी काजल के अशिष्टाचार और सारथी के अत्याचार का शिकार बनी थी। सारथी ने माधवी के साथ क्या ज्यादतियां की होंगी ये काजल से ज्यादा भारती ही जानती होगी, लेकिन उसने तो पुलिस के सामने अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। सारथी के खिलाफ चुप्पी साध देना क्या भारती की उन कड़वाहटों को भुलाने की एक कोशिश थी या फिर वो भी सच छुपाकर किसी झूठ का साथ दे रही थी? सारथी का अचानक गायब होना माधवी हत्याकांड का वो राज था जिसका खुलासा इस केस को और भी सनसनीखेज बना देने वाला था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी ने किसी को हायर किया हो माधवी का मर्डर करने के लिए और हमें गुमराह करने के लिए उसने मेले में काजल और देव के साथ अपनी एलाबाई बना ली? कहीं वो उदय तो नहीं जिसके साथ काजल भाग रही थी? इस उदय और काजल को रिमांड पे लो, ओगलवाओ सच क्या है और साथी को ढूंढने में तेजी बढ़ाओ। सर 2 दिन में पूरा शहर छान मारा, ना ही उसे किसी ने कहीं जाते हुए देखा है और ना ही इसके कहीं छुपे होने का क्लू हाथ लगा। अरविंद, जो तस्वीर सारथी की बनती हुई नजर आ रही है उससे ये लगता है कि वो एक नंबर का शराबी और लिच्चड़ आदमी था। ऐसे लोग अक्सर वेश्याखानों पर भी जाया करते हैं। उसको आम शहरियों में ढूंढने की बजाय ऐसे अड्डों पे ढूंढना चाहिए जहां जाने की उसकी फितरत नजर आ रही है। हाँ साहब, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है साहब, ये तो रोज ही यहाँ पे आता है। 2 रात पहले भी आया था। हाँ साहब, आया था। क्या हुआ सेठ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? हमारी बीवी मर गई है आज, उसी फूंक क्या है? अरे उसके अरमानों को फूंक के तो तुम रोज इधर आते हो, उसमें नया क्या है? डॉली कहाँ है? बुलाओ। डॉली को बुखार है, आज तुम कोई और ले जाओ। अरे तुमको तो मालूम है ना कि डॉली के अलावा डॉली नहीं है, मौली है। देखो क्या कड़क माल है, हम तुम्हें डिस्काउंट भी दे देंगे। फिर वो चला गया साहब। कहाँ गया? घर ही गया होगा। वो यहाँ आता कैसे था? मेरा मतलब स्कूटर, साइकिल, ऑटो? साहब वो चलकर यहाँ आता था और चलकर ही जाता था साहब। सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है। 2 किलोमीटर? सारथी बस स्टॉप तक पैदल जाता था? सर सारथी दारू पिया हुआ था, हाईवे है, एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं सर। हाईवे पे इनका एक्सीडेंट हुआ था। इसको होश कब तक आएगा? बता नहीं सकते, इनकी हालत बहुत खराब है। कहते हैं खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और सारथी का चरित्र इसका जीता जागता उदाहरण बन के सामने आने वाला था। लेकिन भारती जो उदाहरण पेश करना चाहती थी वो भी एक योजनाबद्ध अपराध की विफलता का साक्षी बनने वाला था। अरे आ रहे हैं, इतनी क्या जल्दी? आ रहे। अरे भारती 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 हमरा दुबई में नौकरी लग गया है। क्या? और जैसे फिजिकल फिटनेस का रिपोर्ट आ जाएगा जॉब कंफर्म हो जाएगा। अरे आपको तो बुखार है। अरे कुछ नहीं, अब सुनो मेरी बात, अब तो अपने भाई देव को बुला लेना, हम तीनों एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अभी कहाँ? दुबई में। हाँ लेकिन बुखार में आपने टेस्ट करा दिया, अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, मामूली सा बुखार है भारती। सब तुम जाओ चाय बनाओ, हम चेंज करके आते हैं। मौसा जी,
ये लो अमर, काढ़ा पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। एक बात कहें तुमको, तुम्हारा ही काढ़ा ना गले से नहीं उतरता है। जिद मत करो अमर, चुपचाप पी लो। पियो पियो, चलो खत्म कर लो। अरे सुनो तो, तुमको लगता है कि काढ़ा पी के हम ठीक हो जाएंगे? हमको तो लगता है कि और बीमार पड़ जाएंगे। अरे अरे गुस्सा काहे हो रही हो? मजाक कर रहे थे खाली। देखो देखो पी रहे हैं, देखो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, बेच रहे हैं इस घर को। ये देव का बैग है। अगर तुम सोच रहे हो कि हम इस घर में तुम्हें हिस्सा देंगे तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। अगर पापा HIV पॉजिटिव नहीं होते तो एक बार के लिए भी सोच भी लेते, लेकिन पापा के इलाज के लिए हमें पैसों की बहुत जरूरत है। पापा HIV पॉजिटिव? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों को तो एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे घर में। और कान खोल के सुन लो, ये घर है हमारा, कोई वैशालय नहीं है। क्या बोला तू? हमें वैसे बुलाता है? हमें वैसे बुलाता है? तू क्या है? हाँ? बता तू क्या है? ये लड़की क्या बकवास कर रही है तू? इस लड़के को एड्स है, हमें अच्छे से पता है कि तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तेरी पत्नी ने क्या क्या गुल खिलाई वो तुझे नहीं पता? गुस्से में बहुत कुछ सुनाई दिया ना मैंने तुम्हें। रो मत। अरे हम समझते हैं भारती, लेकिन अब हम तुम्हारे मौसा नहीं है, तुम्हारे दोस्त है। हाँ, वादा करते हैं तो सब पे भारी पड़ेंगे। आओ एक बार आजमा को तो देख लो। अरे तुम जल्दी आ गई? हरिओम, चंदे के लिए पैसे लेना भूल गए। जाओ ले लो। खुद को छोटा मत समझो भारती, बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखते हैं कैसे किसी की हिम्मत होती है तुमको हाथ लगाए। तुम हमारा प्लान सुनो। कैसा प्लान? मौसा जी, वो मौसी जी घर पे नहीं है, वो 2 घंटे बाद ही आएंगी। अरे वाह, कुआं खुद पैसे को बुला रहे। हमें पता था, लिफाफा कुछ और है और अंदर सामान कुछ और। तो बताइए मौसा जी, आप हमारी और भारती की शादी में बाधा डालना बंद करेंगे कि हम ये सारा फोटो दिखा दें मौसी जी को? ना बेटा, वो कर ले, भारती से शादी कर ले। तब जब आप मान ही गए हैं तब अपनी भतीजी को शगुन भी दे दीजिए। शगुन? शगुन? अरे वही आपके घर का दूसरा वाला कमरा।
मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए। मौसा जी, साथ में डालो ना वो भी। चलो चलो, हम नहीं करेंगे। तो हम सबको ये दिखा दे। करो करो करो। हम मानते हैं कि हमने तुझे ब्लैकमेल किया था, लेकिन दूसरा जो तू हमारे साथ करने वाला था वो क्या था? हमें वैसे बुलाता है। अब बता अपनी बीवी को, बता ना। अमर, अब हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? बताओ ना, हम प्रायश्चित कैसे करेंगे? भारती, अमर, तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हमें पता चल गया है कि सारथी के बाद अमर को भी एड्स है, और हमने पता लगा लिया है कि तुम दोनों ने क्या किया है। और मौसा जी, आप भी, इन दोनों ने आपको ब्लैकमेल किया, लेकिन तूने भी तो भारती को मोलेस्ट किया है। ले चलो इसे। माफ करना अमर, इनको बहुत कुछ पहले ही पता चल गया था, इसलिए हमको सब कुछ बताना पड़ा। झूठ मत बोल। बोल अमर शादी वाले दिन कहाँ गया था? बोल। ठीक है, ये पहन लो। यार हमको कोई पहचान लेगा तो हम कुछ ही करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। पर तू आएगा कब? देखो, अगर हमको आने में देर हो जाए तुम शादी शुरू कर लेना, ठीक है ना? एक बात सुन लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। चलो हम निकलते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। तो तू वहां से माधवी को मारने के लिए निकला? नहीं सर, हम माधवी के पति सारथी को मारना चाहते थे। बता जल्दी, तुझे यही काट डालेंगे। देखो, हम यहाँ तुमको मारने के लिए नहीं आए, उस कमीना को मारने के लिए आए। बता कहाँ है? उन्हें मत मारना। कहाँ है? तुम उसको मार देंगे तो तुम फिर से बेसहारा हो जाओगी ना, इसीलिए बचाना चाहती हो उसको। तुम्हारे इसी स्वार्थ के चक्कर में तुम्हारा बेटी का जिंदगी नरक बन गया। तू रोज रोज घुटती रही और तुम उसको नरक की आग में झोंकती रही। कायर कहीं की। हम है कायर औरत। हमारा दिल जानता है कि हमने क्या क्या सहा। भारती 5 साल की थी जब उसका पहला बाप इस दुनिया को छोड़ के चला गया, हमें विधवा करके चला गया। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, किसके आगे झोली में लाते। इस दुनिया में अकेली विधवा को नोश खाने के लिए हजारों भेड़ी है। सारथी ने तो हमसे शादी की, हमें छत दी, हमें सहारा दिया। तुम अभी भी उस कमीना का एहसान मान रही हो? हम जानते हैं उसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर हम उसका विरोध करते तो बाहर भी तो ठोकरें ही मिलती। इसलिए उसका अत्याचार सहने में ही हमने भलाई समझी। तो तू अपना मजबूरी अपना बेटी के ऊपर थोपती हैं? कैसन माँ हो तुम? तुम तो इस माँ का दर्द समझ ही नहीं सकते। यही रोना रो रो के तो अपना बेटी का मुस्कान छीन ली, तो उसी समय मार देना चाहिए था वो कमीना, लेकिन तुम नहीं मारी ना। वो काम करने के लिए आज हम यहाँ हैं। बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें मत मारना। तुम अभी भी उस कमीना को बचाना चाहती हो? तू है तुम जैसी माँ पे? बता कहाँ पे? बता। नहीं, बता कहाँ पे? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। बता, बता। नहीं, नहीं बताएगी? नहीं। बता बोल रहे हैं ना? नहीं, नहीं बताओगी कहाँ है वो? नहीं, नहीं बताएगी?
सर हम उनको मारना नहीं चाहते थे, वो एक हादसा था, लेकिन हम सारथी को जरूर मारना चाहते थे, काहे कि वो हमने भारती को बहुत तकलीफ दिया था। हम उसको मारने का कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं कमीना किस मिट्टी का बना था, बच गए। सर हम जो भी किए, भले उसमें भारती की माँ की जान चली गई, लेकिन उनको भी तो एक न एक दिन मरना ही था, हमारी तरह। उनको एक बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि हम भारती की जिंदगी में पहले क्यों नहीं है। हम उसको हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, सब खत्म हो गया। पछतावा तो हमें रहेगा कि हमने क्यों वो सपने देखे जो अमर ने हमें दिखाए। हमारी जिंदगी तो हमेशा से ऐसी ही थी, तो फिर हमने क्यों साहस किया अमर से शादी करने का। जी लेते हम अपनी जिंदगी जिस हाल पे हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया था। 16 साल की उम्र से सहे तो रहे थे हम। कब तक रोती रहोगी? हम जैसी औरतों के ना आंसू की कोई कीमत होती है ना शरीर की। अरे गनीमत समझ, उसने समाज में हमें इज्जत दे रखी है। अगर वो नहीं होता ना तो आज हम बाजारू होते। शायद वो जानता था कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उसने ना ही हमारी माँ को छोड़ा और ना ही हमें। और हमारी बदनसीबी तो ये है कि उसकी दी हुई निशानी अमर को। भारती, तुमने जो सहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि तुमने न जाने क्या क्या सहा होगा। उस वक्त अगर तुम या तुम्हारी माँ अगर हमारे पास आने का साहस करते तो आज तुम्हें ऐसे पछताना नहीं पड़ता। तुम्हारे बाप और मौसा ने जो तुम्हारे साथ किया वो अपराध माफी के काबिल नहीं है, लेकिन तुमने और अमर ने जो रास्ता चुना वो भी गलत था। हमसे जाने अनजाने में कई भूल हो जाती है। हमें अक्सर हिंसा का बदला हिंसा से और गाली का बदला गाली से लेना ठीक लगता है। जहां पे हमें आवाज उठानी चाहिए वहां हम खामोश हो जाते हैं, और जहां हमें कदम से कदम मिला के साथ में चलने की जरूरत होती है वहां हम रुक जाते हैं। हम मानते हैं कि गलतियां करना इंसान की आदत होती है, पर हमें एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि अपनी ये गलतियां बार बार दोहरा के क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं, क्या नहीं। अब हम शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, पर इस दुनिया से जाते जाते ये जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ भूलों का परिणाम इतना दुखद होता है जो जनाजा उठने तक भी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। लेकिन अगर निर्दोष होकर भी किसी को सजा भुगतने पर मजबूर कर दिया जाए तो फिर बड़े से बड़ा न्याय भी पीड़ित के जख्म नहीं भर सकता। सारथी से बदला लेने के लिए भारती और अमर ने जो कुछ भी किया उसे कतई न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके साथ जो नाइंसाफी हुई वो एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सारथी को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए तो वो कम ही होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इसी जमाने में अपराध अखबारों के अंदरूनी पन्नों तक ही सीमित था, लेकिन आज समाचार की दुनिया
अपराध की घिनौनी खबरों से सुर्ख पड़ी है, फिर वो चाहे टीवी हो या अखबार। तेज रफ्तार जिंदगी, बढ़ता कंज्यूमरिज्म और गिरती नैतिकता इसका मुख्य कारण है। और कहीं एक आम अपराधी के मन में यह बात भी घर कर गई है कि वो अपराध करके बेखौफ घूम सकता है, कानून की नजरों से बच सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, जुर्म कभी नहीं छुपता। देर से ही सही अपराध और अपराधी सामने आ ही जाते हैं। आज की ये कहानी एक हैरान कर देने वाला वाकया है जो गुनाह की कई परतों के नीचे छुपा हुआ था। ये देखो, अरे सूरज सिर पे चढ़ गया है और आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं। एक काम कहा था ना आपको। अरे रुको जरा, अखबार पढ़ने दो। घर का अखबार पढ़ लिया हो तो पड़ोसियों से लाके दूसरे अखबार भी पढ़ लीजिए। अरे एक ही काम कहा था, सब्जी ले आओ। घर में सब्जी नहीं है, रात की तैयारी कैसे करूंगी? सब्जी ले आया हूँ, किचन में रखी है। देखो, तुम्हारे हाथ में तो दी थी। मेरे हाथ में? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, उठिए तो सही। दिवाली का दिन है, कितने सारे काम करने। अब चलिए इसको बंद करिए। अरे माँ, कब से नीचे ढूंढ रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। चलिए माँ, मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज दिवाली का दिन है, छुट्टी है। आज कौन सा कॉलेज खुला है? माँ आप चलिए मेरे साथ नीचे। अरे कहाँ लिए जा रहा है मुझे? अरे माँ आप आइए तो, मेरी प्यारी माँ, आप इतना परेशान मत हुआ करें, सारे काम हो जाएंगे। आप बैठिए। हैप्पी दिवाली माँ। पर हैप्पी दिवाली। माँ दिवाली पिछले हफ्ते थी। अच्छा वो सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। तो कुछ भी याद नहीं रहता, ना घर की सब्जियां, ना दिवाली का दिन। हम लोग हैं ना आपको रिमाइंड कराने के लिए। हाँ, और छोटी सी तो परेशानी है आपकी, भूल जाने की, कितने लोगों को होती है। आप बस अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो जाना पड़ेगा। ख्याल रखिए। हाँ बोलो। विशाल, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं एक्चुअली बाइक चला रहा था, सुनाई नहीं दिया। अच्छा मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, कैन वी टॉक लेटर प्लीज? बहाने मत बनाओ विशाल, आई नो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अभी। प्रीति देखो, तुम जो कहना चाहती हो वो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तुम सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? कैसे कर लूँ मैं एक्सेप्ट? इतना आसान है एक्सेप्ट करना? देखो विशाल, आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। तुम एक बार तो मुझसे मिल सकते हो ना, आखिरी बार। ओके, कॉलेज के बाद मिलते हैं। सुनिए। हाँ बोलो। अरे मैंने कहा सुनिए। अरे बोलो ना, क्या बात है? रात के 10:30 बज रहे हैं, विशाल अभी तक घर नहीं आया। अरे बाबा आ जाएगा, ये जरूरी काम में फंस गया होगा। वो इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो मुझे कॉल करके बताता है। किसी दोस्त का गया होगा, वही पढ़ रहा होगा साथ में। कॉल कर रही हूँ, उसका फोन भी तो बंद आ रहा है। तो बैटरी खत्म हो गई होगी। और आपको ना किसी बात की चिंता नहीं होती, मैं यहाँ चिंता में घुली जा रही। देखिए मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उसके लिए टिफिन बनाया था, आज वो टिफिन भी नहीं लेकर के गया। अरे बाबा वो टिफिन लेकर के गया है, मैंने देखा था सुबह उसको। आप आइए, मैं दिखाती हूँ आपको, आइए मेरे साथ। चलो आइए दिखाती हूँ। लगा लो, लेके गया है। देखिए। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे बताया तो था आपको, कॉल कर रही हूँ, फोन बंद आ रहा है। ओह ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आ जाएगा। तुम घबराओ नहीं, आ जाएगा। हाँ आओ, आ जाओ।
पास से ये चूड़ियां भी मिली हैं। इसके होठों को देखो यादव, इसके होठों पर लिपस्टिक के निशान है और इसके हाथों पर और फेस पर स्क्रैचेस हैं। मरने से पहले बहुत हाथापाई की गई है इसके साथ। इसका गला घोंट कर इसे मारा गया है और इस स्कार्फ से इसका गला घोंटा गया। अपने इतने साल के करियर में ऐसा कई बार देखा है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को मार दिया हो, पर जिस अग्रेसिवनेस से इसे मारा गया है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सर हो सकता है कि इसने किसी लड़की का रेप करने की कोशिश की हो, या ये भी हो सकता है कि किसी लड़की ने कुछ लड़कों की मदद से इसे मार दिया। पॉसिबिलिटीज हजारों हैं और जब तक सच का पता नहीं चल जाता हमें हर पॉसिबिलिटी पे काम करना होगा। यस सर। इसकी पॉकेट चेक करो। सर ये रही इसकी आईडी। विशाल सिंह, इसके घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुला। ओके सर। विशाल अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और फिर एकाएक मौत, और मौत भी ऐसी कि जिसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर जान लेने की सही वजह क्या हो सकती है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो विशाल लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और लड़की ने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया, या फिर ये प्यार में रिजेक्ट होने का बदला था। पुलिस इस वक्त वारदात के एक सिरे पर खड़ी थी और सामने था रहस्यों की उलझी हुई गुत्थियों का अंबार। पुलिस ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा विशाल किसी मुसीबत में? नहीं नहीं शांति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो। हाँ सब ठीक हो जाएगा। यादव, इन्हें तुम ही इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। देखिए आज हमें एक लड़के की बॉडी मिली है। उस बॉडी का चेहरा आपके बेटे के आईडी से मैच करता है। तुमने मुझे रिजेक्ट किया ना, गो टू हेल। आई डोंट नीड यू एनीमोर। हेलो, तूने अभी अभी अपनी सेल्फी वाली पिक अपलोड की है? करेक्ट। बाय द वे, कैसी लग रही हूँ मैं? कम से कम एक लाइक तो कर दे। तुम्हें लगता विशाल के बारे में नहीं पता है? विशाल बाय द वे, ही इज हिस्ट्री टू मी नाउ। अब मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए उसकी बात मेरे सामने मत करो। विशाल की डेथ हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है। सर, विशाल का सेलफोन। कुछ खास पता चला इससे? मैंने इस फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की है सर। विशाल को ज्यादातर कॉल्स उसके पेरेंट्स ने और उसके दोस्तों ने किया है, जबकि एक नंबर ऐसा भी है जिससे पिछले कुछ दिनों से हर रोज 20 से 25 कॉल्स आते थे। और वो नंबर किसी लड़की का है? हाँ सर, प्रीति वर्मा। इस नंबर से रिलेटेड और कोई खास बात? सर प्रीति ने इतनी बार कॉल किया, लेकिन इसने केवल 2 या 3 कॉल्स ही रिसीव किए। यानी विशाल इस प्रीति को अवॉइड कर रहा था। जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ उस दिन की सुबह ही विशाल ने प्रीति से लगभग 1 मिनट बात की है। और सर एक बात और, विशाल के फोन में प्रीति नाम के इस फोल्डर में ये सारी पिक्स मिली। सर 1 मिनट सर, एक फोटो पीछे से। ये तो वही स्कार्फ है जिससे विशाल को स्ट्रैंगुलेट किया गया था। जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ उस दिन विशाल ने प्रीति का फोन उठाया और उनकी उस दिन बात भी हुई, लेकिन मर्डर के बाद इस नंबर से एक भी कॉल नहीं आया। एड्रेस पता करो इसका। सर हमने प्रीति के नंबर से उसका एड्रेस भी निकाल लिया है। अब आगे की कहानी ये प्रीति ही बताएगी।
एक्सक्यूज मी, हाँ जी। प्रीति यहीं पे रहती है ना? हाँ जी। आप कौन है? मैं उसकी लैंडलॉर्ड हूँ। वो यहाँ पे पीजी में रहती है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। रूम कौन सा है इसका? सर वो तो नहीं है इस वक्त घर पे। विशाल, मेरा बच्चा। प्रीति, समीर, अंकल आंटी दोनों सदमे में। अंकल, अंकल मुझे अभी अभी विशाल के बारे में पता लगा। आप प्लीज मत रोइए, प्लीज अंकल। प्रीति, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों मारा तुमने विशाल को? क्या हुआ था उस दिन? जी सर, मैंने विशाल को तुमने कैसे मारा और विशाल को किस करने से पहले तुमने उसका गला घोटा था या बाद में? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सीधा साधा सवाल कर रहा हूं जिसका सीधा साधा जवाब चाहिए। विशाल को तुमने कैसे मारा? मैं विशाल को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। लेकिन विशाल तुमसे प्यार नहीं करता था। वो तुम्हें हर तरीके से अवॉइड कर रहा था, तुम्हारे कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था और इसीलिए तुमने उसको मार दिया। आई नो कि वो मुझे अवॉइड कर रहा था। हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस थे सर। मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे बीच के डिफरेंसेस कम हो जाएं। इनफैक्ट दिवाली के कुछ दिन पहले मैं उसके घर भी गई थी। अरे अरे प्रीति, क्या कर रही है? सब छोड़ दे। अरे देख, अभी और बहुत सारे काम पड़े घर में, रंगोली भी बनानी है। हाँ नीचे। अरे बस बस मम्मी, इस फैन के साथ साथ घर का सफाई मिशन भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हॉल में जाके रंगोली बना लेंगे। तेरे आने से मुझे कितनी सहूलियत हो गई है। देखना, प्रीति के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। हाँ माँ। प्रीति तुम नीचे उतरो। माँ वो कुछ जरूरी काम था तो तुम हम लोग होके आते हैं थोड़ा। अच्छा। हाँ बस हम अभी आते हैं माँ। ठीक है? ठीक। बोलो, यहाँ क्यों लाए? क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी माँ से मिलो भी कभी। विशाल, लेकिन ऐसा क्यों? प्लीज, इतना स्वीट बनकर किसको क्या दिखाना चाहती हो? किसको इम्प्रेस करना चाहती हो? मेरी माँ को या मुझे? तुमने ही कहा था ना विशाल कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के क्लोज आना चाहिए। अब मैं वैसा कर रही हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। प्रीति, 6 महीने पुरानी बात मत दोहराओ। वो तुम ही थी जिसे मेरे माँ बाप से इतनी परेशानी हुआ करती थी। मेरी माँ की भूलने की बीमारी को लेकर कितनी इंसल्टिंग बातें कही थी तुम। और क्या कहा था मुझसे कि नौकरी लगने के बाद मैं उनको छोड़ दूं। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दोगे क्या? प्लीज। प्रीति, गलती सुधर सकती है, आदत बदल सकती है, लेकिन फितरत नहीं। गुस्सा और घमंड तुम्हारे बेसिक नेचर में। और कल को शादी के बाद अगर तुमने मेरे माँ बाप के साथ वो सब फिर से नहीं, उनका फिर क्या होगा? इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। आई प्रॉमिस, मैं बदल के दिखाऊंगी। आई एम सॉरी बट अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। लेकिन क्यों विशाल? क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई और आ चुकी है। कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता सर। बस मुझे इतना पता है कि उस दिन के बाद से विशाल ने मुझे पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर दिया था। ये जो लड़की जिसके बारे में तुम बता रही हो, इसे विशाल के अलावा कोई और भी जानता है? हाँ, शायद समीर को पता होगा। ये समीर कौन है? समीर विशाल का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। हम समीर से पूछताछ करेंगे, लेकिन तब तक तुम पुलिस हिरासत में रहो। सर, लेके जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैंने विशाल को नहीं मारा है। ये क्या कर रही हैं आप? तुम विशाल को कब से जानते हो? सर
मैं और विशाल करीब 1 साल से अच्छे दोस्त थे। वो कुछ दिनों से परेशान था क्या? नहीं तो। ऐसा कैसे हो सकता है? गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद तो कोई भी अपसेट रहेगा। नहीं, इनफैक्ट वो प्रीति से ब्रेकअप के बाद और भी खुश रहने लगा था। उसकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई थी। वो घंटों तक लैपटॉप पर बैठे उसी से चैटिंग करता था। किससे दोस्ती हो गई? ऐसा उसने कुछ बताया नहीं, पर कहता था कि सही वक्त आने पर खुद उससे इंट्रोड्यूस करवा देगा। प्रीति और विशाल के ब्रेकअप के बाद इन दोनों में तनातनी बढ़ गई थी। इसके बारे में कोई और जानकारी है तुम्हें? हाँ सर, 1 मिनट। ये देखिए, प्रीति ने कुछ दिन पहले विशाल को ये मैसेज किया था जो विशाल ने मुझे फॉरवर्ड किया। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और की भी नहीं होने दूंगी। ये मैसेज तुमने भेजा था ना? विशाल तुम्हारा नहीं हो सका तो तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो कितने टाइम से उसे मिली भी नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। जिस दिन उसका मर्डर हुआ था तुम्हारी और विशाल की फोन पे बात हुई थी। रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। दरअसल सर, उस दिन हम लोग मिलने वाले थे। मैं कुछ बात करना चाहती थी उसे अपने रिलेशन के बारे में। और तुम लोग मिले, उसने तुम्हें छोड़ दिया और बदला लेने के लिए तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उस दिन तो ये हुआ था कि तो जिस दिन विशाल का कत्ल हुआ उस दिन तुम मनवा भान टेकरी पर उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने तुम्हें देखा होगा वहां पर इंतजार करते हुए। जहां हम लोग मिलते थे वहां नॉर्मली बहुत कम लोग आते थे। वेरी कन्वीनियंट। तुमने इंटेंशनली एक ऐसी जगह चुनी जहां पर कोई आता जाता नहीं है। मुझे एक आइसोलेटेड जगह चाहिए थी। ये हमें विशाल की बॉडी से मिला। ये मर्डर वेपन है। इससे विशाल को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया था। ये तुम्हारा ही है ना? देखो। हाँ, लेकिन ये तो एक मिनट में आती हूँ। प्रीति, क्या ढूंढ रही है? मेरा स्कार्फ पता नहीं मिल नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा क्या? मेरा स्कार्फ यहाँ रखा था। एक और कन्वीनियंट स्टोरी। प्रीति, प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मर्डर करने का मोटिव है। मर्डर लोकेशन पे ना होने का कोई एविडेंस नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब सिर्फ गुनाह कबूल करने की देरी है। तो बताओ, क्यों मारा तुमने विशाल को? सर, आई रियली लव्ड हिम अ लॉट। मैं क्यों मारूंगी उसको? अगर मैंने उसे मारा ही होता तो ये स्कार्फ क्यों छोड़ा होता मैंने वहां पे? प्यार, पैशन, मोहब्बत ये इंसान से बड़े बड़े गुनाह करवाते हैं, लेकिन हर गुनहगार कोई ना कोई गलती जरूर करता है। वही गलती तुम भी कर बैठी प्रीति। पुलिस की नजर में प्रीति हर लिहाज से विशाल की मौत के लिए जिम्मेदार थी। हालात भी उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्रीति ने ही विशाल को मारा है, इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। वो भी तब जब ये बात सामने आई कि विशाल की जिंदगी में प्रीति को छोड़ने के बाद भी कोई आया था। कौन था ये व्यक्ति? क्या इस व्यक्ति का विशाल की मौत से कोई संबंध था? जिस स्कार्फ से विशाल का गला घोटा गया था वो प्रीति का ही था, लेकिन प्रीति के अनुसार वो उसी रोज सुबह उस स्कार्फ को खो चुकी थी। इन सभी तथ्यों के पीछे कोई तो था। कौन था वो? शांति, अब ज्यादा मत सोचो, खाना शुरू करो। नहीं खाया जाता। देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? अरे जीने की इच्छा ही किसे है? मेरी जिंदगी मेरी बेटी से थी। जब वो ही नहीं तो मैं किसके लिए जिऊं? शांति, शांति, शांति। मैंने जो दवाइयां लिख करके दी हैं आपको शांति देवी को रेगुलरली देते रहिए। शांति, आप लेटे रहिए। हाँ, आपको आराम की जरूरत है। हाँ, आराम करो, आराम करो। क्या
क्या हुआ था? कुछ नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें खाली कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है, बस तुम खाती पीती रहो। अच्छा बाबा ठीक है, सब खा लूंगी। लेकिन सुनो, ये ना चक्कर वाली बात विशाल को मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगा मेरे ऊपर। सर, दूसरी लड़की का नाम शीतल जैन है। मैंने साइबर सेल से विशाल के फ्रेंड्स बुक अकाउंट से सारे डिटेल्स निकलवा लिए हैं। और सर, इनके बीच के ये सारे कन्वर्सेशन पिछले 2 महीने के अंदर अंदर हुए। कुछ खास पता चला इससे? इन कन्वर्सेशन से साफ पता चल रहा है कि कैसे इनके दोस्ती से प्यार का सफर तय हुआ पिछले 2 महीने में। पहले फॉर्मल से फ्रेंड्स, फ्रेंड से गर्लफ्रेंड, मतलब टिपिकल यंगस्टर्स का रोमांस। नेचुरल प्रोसेस है। और सर, इन सारे कन्वर्सेशन में विशाल सिंह ने शीतल जैन से कम 10 बार मिन्नतें की हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन शीतल जैन ने हर बार मना किया है। इसका मतलब विशाल इस लड़की से कभी नहीं मिल पाया था। यस सर, इससे तो यही लग रहा है। अब तो इस शीतल जैन से मिलना जरूरी हो गया। एक काम करो सर, इस शीतल जैन के फ्रेंड्स बुक, ईमेल्स और मोबाइल चैट्स सबके कंप्लीट डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। सर, ये शीतल जैन का फ्रेंड्स बुक अकाउंट है। ये उसकी कई सारी तस्वीरें भी अपलोड हैं। लेकिन सर, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है। इसकी फ्रेंड लिस्ट में एक ही फ्रेंड का नाम है, विशाल सिंह। ये तो बड़ी अजीब बात है। बड़ी अजीब लड़की होगी ये। सर, ये अकाउंट और फोटो अलग अलग साइबर कैफे से अपलोड किए गए हैं, इसलिए सर इसका आईपी एड्रेस पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी सर हम कोशिश करेंगे। तुमने नोटिस किया इनमें से कई तस्वीरों के पीछे मोती मस्जिद दिख रहा है। ये मोती मस्जिद ही है ना? यस सर। इसका मतलब वो लड़की मोती मस्जिद के आसपास कहीं रहती है। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मोती मस्जिद के आसपास के दुकानदारों और वहां पर चलने वाले लोगों को वो फोटो दिखाओ। इतना तो कंफर्म्ड है कि शीतल वहीं कहीं रहती है। उसे ढूंढने में हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके सर। यादव, तुम उस तरफ पूछो, मैं इस तरफ पूछता हूँ। ओके सर, कम ऑन। इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ सर, ये आती रहती है, दूसरे माले पे रहती है। फ्लैट नंबर 201 में रहती है सर। 201? जी सर। शीतल जैन? शीतल जैन? ये फोटो तुम्हारी है? जी हाँ, लेकिन आपको कहाँ से मिली? तुमसे एक मर्डर केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ? ये देखिए, ये आप ही की तस्वीर है ना, जो यही ली गई है, जिसके बैकग्राउंड में मोती मस्जिद दिखता है। हाँ, लेकिन मैं आपसे कितनी दफा कह चुकी हूँ, मेरा नाम शीतल जैन नहीं है, मेरा नाम गौरी है, गौरी पाठक। ये अकाउंट आप ही का है ना? ये अकाउंट मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा अकाउंट कभी ओपन किया ही नहीं है। और विशाल नाम के लड़के से आपकी ये लंबी लंबी कन्वर्सेशन, ये प्यार भरे मैसेजेस जो आपके इस विशाल नाम के लड़के से हुए। लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किसी विशाल नाम के लड़के को नहीं जानती हूँ, और मैं भला ऐसे चैटिंग क्यों करूंगी? आई एम हैप्पीली मैरिड। मेरे हस्बैंड अभी कुछ ऑफिस के काम से बाहर गए, तो जैसे आएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरा आईडी प्रूफ, और ये है मेरा ओरिजिनल फ्रेंड्स बुक अकाउंट, जिसमें 884 फ्रेंड्स हैं, आप देख सकते हैं। हेलो, हाँ कुरैशी, मुझे अर्जेंटली एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2 नाम नोट करो, शीतल जैन, गौरी पाठक। इन दोनों नाम के फ्रेंड्स बुक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए मुझे। थैंक यू कुरैशी। विशाल नाम का कोई लड़का नहीं है, जबकि दोनों ही अकाउंट में तुम्हारी तस्वीर है, वो भी एक जैसी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है।
हाँ कुरैशी। सर शीतल जैन के फेसबुक अकाउंट में जो फोटो अपलोड हुआ है वो गौरी पाठक के कंप्यूटर से नहीं हुआ है, बल्कि सर हमने गौरी पाठक और शीतल जैन दोनों के अकाउंट में बहुत ही खास डिफरेंस नोटिस किया है। सर जब भी गौरी पाठक ने कोई फोटो अपलोड किया है, ठीक उसके अगले ही दिन फेक अकाउंट में भी वही फोटो अपलोड हुआ है। इसका मतलब कोई बहुत क्लोजली इनके अकाउंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू कुरैशी। सब तस्वीरें सेम है, ये देख रहे हो। ओरिजिनल अकाउंट में जो फोटो है वही फेक अकाउंट में पहले यहां अपलोड की जाती, फिर इसमें। ठीक, गौरी जी आपकी ये फोटो ओरिजिनल अकाउंट में नहीं है। इसका मतलब ये फोटो बिना ओरिजिनल अकाउंट से कॉपी किए हुए डायरेक्टली फेक अकाउंट में अपलोड किया गया है। किसने खींचा ये फोटो? वो मेरे हस्बैंड ने, अरुण ने। तो फिर ये फोटो फेक अकाउंट में कैसे पहुंची? आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, आप मेरी बात का जो मतलब निकालना चाहे निकाल सकती हैं। आपने कहा आपके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, उन्हें फौरन बुलाइए। कहीं आप मेरे हस्बैंड पर तो शक नहीं कर रहे हैं ना? हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस वक्त हमें आपके हस्बैंड से पूछताछ करनी है। जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए, बुलाइए उनको। हेलो, किया क्या मैंने? अरुण पाठक तुम ही हो ना? हाँ, गौरी पाठक के हस्बैंड। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। प्रीति की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को किसी शीतल जैन का सुराग मिला, उसकी तस्वीरें मिली, विशाल के साथ उसकी लंबी बातचीत का ब्यौरा मिला। लेकिन जब खुद शीतल मिली तो वो शीतल नहीं बल्कि गौरी निकली। गौरी पाठक, एक विवाहित महिला। गौरी खुद अपने अपराध से अनजान थी। जाहिर था कि कोई उसके नाम का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर विशाल से दोस्ती बढ़ा रहा था। इस अपराधी ने विशाल की जान तो ली ही थी, साथ ही कई बेगुनाहों को फंसाने की साजिश भी रची थी। शीतल यानी गौरी की तमाम तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसके बारे में सिर्फ उसका पति अरुण जानता था। तो क्या वो इस अपराध में शामिल था? देखिए, आपने जितनी भी बातें मुझे बताई हैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस फेक अकाउंट, और ना ही मैं किसी ये विशाल नाम के लड़के को जानता हूँ। आप लोगों से केस सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो आप लोग को चाहिए एक स्केपगोट, ताकि उसे मुजरिम बना के आप लोग उसे जेल में डाल सके और मेडल ले सके। स्केपगोट तो तुमने अपनी वाइफ को बनाया, उसे मर्डर केस में फंसा के। क्या गौरी ने तुम्हें शादी के लिए प्रेशराइज किया था या कोई चक्कर वक्कर चल रहा है तुम्हारा? जी नहीं। तो फिर अपनी वाइफ को मर्डर केस में फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बोलो, तुमने विशाल को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने पहले विशाल के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया, फिर अपनी वाइफ का शीतल जैन नाम से एक फेक फ्रेंड्स बुक अकाउंट खोला और अपने वाइफ के ओरिजिनल अकाउंट से उस फेक अकाउंट पर पिक्चर्स अपलोड की। ईमेल से चैट करके तुमने विशाल को शीतल जैन यानी अपनी वाइफ का दीवाना बना दिया और फिर उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करके ऐसे इजी क्लूज छोड़ दिए कि पुलिस आसानी से तुम्हारी वाइफ तक पहुंच जाए। तुमने फेक अकाउंट में एक ऐसी पिक्चर अपलोड कर दी जो तुम्हारे वाइफ के ओरिजिनल अकाउंट में नहीं थी, जो तुम्हारे मोबाइल फोन से खींची हुई थी और मोबाइल फोन से ही अपलोड की गई थी। क्या एक मिनट मुझे वो फोटो दिखाएंगे प्लीज? अरे बस ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, हिलना मत, हिलना मत। क्यों, क्या हुआ? बहुत कमाल की लग रही हो। इसी बात पे एक फोटो तो बनती है। जस्ट स्टे दैट वे, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मुझे याद है, ये पिक तो मैंने ही ली थी। और फिर गलती से तुमने उसे फेक अकाउंट में डाल दिया, यही बात है ना? या कोई और कहानी बनाने की सोच रहे हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है उन दिनों मेरा फोन खराब था, तो मैं सोनू का फोन यूज कर रहा था। ये तस्वीर मैंने उसी के फोन से ली थी। ये सोनू कौन है? तो इस सोनू ने गौरी के ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट से फोटो कॉपी की और उन्हें शीतल जैन नाम के फेक अकाउंट में अपलोड किया। विशाल गौरी के इस फेक अकाउंट वाले फोटोग्राफ्स को देखकर उससे प्यार करने लग जाता है। वो ये नहीं जानता था कि जिससे वो प्यार कर रहा है वो शीतल जैन नहीं, गौरी, और गौरी इन सब बातों से अनजान। सर, उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस केस में शक सिर्फ एक से दूसरे की तरफ जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दौड़ रही है, कहीं पहुंच नहीं रही है। सर, पहले हम सोनू से मिलते हैं। क्या पता सोनू फिर से कोई नया सस्पेक्ट सामने ले आए।
लेडीज कपड़े। वो लड़की सोनू उर्फ समीर। देखिए, मेरे कजन अरुण और मेरी भाभी गौरी का इन सब में कुछ भी लेना देना नहीं है। प्लीज आप उन्हें कुछ मत करिएगा। लीगल एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाया तेरे को यहाँ पर। जो पूछा जा रहा है उसका सही से जवाब दे। बोल। मैंने गौरी भाभी की पिक्चर्स सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि मैं जानता था कि विशाल उन फोटोज को देखकर उनका दीवाना हो जाएगा, लेकिन भाभी को इसकी भनक नहीं है। ये बता, विशाल से क्या दुश्मनी थी तेरी? दुश्मनी नहीं, मुझे उससे मोहब्बत थी। हाँ, I loved him। कहने को तो मैं दुनिया के लिए लड़का हूँ, लड़कों जैसा दिखता हूँ, लड़कों जैसा बोलता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक लड़की की आत्मा बसती है, और इस लड़की की जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था विशाल। सॉरी। नो प्रॉब्लम। हाय समीर। विशाल। समीर, धीरे धीरे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ये देख भाई, मैं टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत के आया हूँ। सर्टिफिकेट। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं चाहकर भी विशाल के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बस मन ही मन समीर बनकर कई सपने बुनते रहा। उसे पाने के लिए पहले प्रीति को उसकी जिंदगी से निकालना जरूरी था। मैं जानता था कि प्रीति विशाल के पेरेंट्स को पसंद नहीं करती, और उन दोनों के बीच में विशाल की माँ की बीमारी को लेकर कई लड़ाई झगड़े लगे रहते। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया, और वहीं से मैंने विशाल के दिमाग को पॉल्यूट करने की शुरुआत करी। विशाल, क्या हुआ? तो कुछ अपसेट लग रहा है आज। कुछ नहीं। कहने को तो तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, और अपने फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। अच्छा, जरूर प्रीति ने तुमसे झगड़ा किया होगा। हाँ विशाल, एक बात कहूं तुमसे, प्रीति ना तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शी इज सो एरोगेंट एंड इनसेंसिटिव। अभी कल ही की बात है, वो अपने फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी मदर के बारे में नहीं, जस्ट लीव इट। क्या बोला समीर? क्या बोलना? चुप क्यों हो गया? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो तुम्हारी मदर की बीमारी के बारे में जोक्स कर रही थी। हाँ, सब लोग हंस रहे थे। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अच्छा हाँ, मुझे ना एक काम याद आ गया, तो मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। तुम ध्यान रखो अपना। हाँ, मेरे भड़काने से उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स तो बढ़ गई, पर अभी भी विशाल प्रीति को नहीं छोड़ पा रहा था, और इसीलिए मैंने शीतल जैन नाम के कैरेक्टर को जन्म दिया।
हेलो हेलो शीतल, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं आज प्रीति से आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें प्रीति से नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें पता है वो तुम्हें ट्रैप कर रही है। यू डोंट वरी, मैं आज वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। अगर तुम आज उसके पास ना जाने का प्रॉमिस करो तो मैं आज तुम्हें मिल सकती हूँ। क्या? सच में? और उस दिन मैंने विशाल को अपनी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक था, वरना प्रीति के स्कार्फ से उसका गला घोट देता, जो मैंने कुछ दिन पहले ही चुराया था। मेरा स्कार्फ पता नहीं मिल नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा क्या? मेरा स्कार्फ यहाँ रखा था। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन फुल प्रूफ नहीं थी। प्लान और नो प्लान, विशाल या तो मेरा होता या फिर किसी का भी नहीं। शीतल, ये क्या है? विशाल, मैं ही शीतल हूँ। क्या? तू पागल हो गया? जाकर चेंज कर गया? विशाल, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मतलब समीर, तूने इतना बड़ा झूठ बोला? शिट मैन। विशाल, प्लीज लिसन टू मी। विशाल, विशाल, आई रियली लव यू। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तुमसे प्यार करने लगी। देखो, तुम इतना प्यार करने वाली कभी नहीं मिलेगी, और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये क्या फालतू बात कर रहा है? विशाल, विशाल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपना सेक्स भी करवा लूंगी। हाँ, हम लोग ना एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। हाँ, वी विल लिव हैप्पीली आफ्टर टुगेदर। प्लीज विशाल, मेरे प्यार को अपना लो विशाल, प्लीज। विशाल, पागल हो गया क्या? शिट मैन, फिनिशिंग यू आर। अरे शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम जैसे घिनौने इंसान की शक्ल तक देखना नहीं चाहता मैं, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में। सिक, बात नहीं करना अच्छा मुझसे। अगर विशाल मान गया होता तो हम लोग इस दुनिया के सबसे हैप्पी कपल होते। क्या हो सकता था, क्या नहीं, यह सब सोचने के लिए जेल में तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा। सुनिए जी। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ कि आजकल ना मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे मैंने विशाल को पता नहीं कब से नहीं देखा। एक तो वो घर में भी नहीं दिखाई देता ना आजकल। तुम बैठो, बैठो पहले। आज सुबह तुमने विशाल से कितनी सारी बातें की थी। हाँ, तुमने उसका टिफिन तैयार किया था, और फिर जाते जाते तुम्हारा आशीर्वाद लेके भी गया था। अच्छा, सच में? सुनो, तुम फटाफट खाना तैयार करो। आज तुम विशाल की पसंदीदा मटर पनीर सब्जी बना रही हो ना? हाँ। चलो चलो, फिर देर हो जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ, नहीं तो कहेगा कि मम्मी जल्दी जल्दी खाना दो, भूख लग रही है। समीर को विशाल से प्यार हो गया जायज है, लेकिन विशाल ने इसे स्वीकार नहीं किया, ये उसका हक है। समीर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और फेक ईमेल आईडी द्वारा गौरी पाठक की मानहानि के जुर्म में आईटी एक्ट 2000 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसान का मन दूर अनंत तक फैली एक सुंदर दुनिया है, लेकिन ये मन कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है, हमसे मनमानी करवाता है।
गलत को सही और सही को गलत दिखाता है। ऐसे में ज्ञान और विवेक ही हमारे सबसे सच्चे साथी हैं। इसलिए हमारी यही सलाह है कि दिल की सुने पर दिमाग के रास्ते चलें और सतर्क रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।